दर्शकों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब राज़ी खुशी होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मैं खुशप्रीत आज एक खास विषय के साथ आप सबसे संबोधित हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल पे हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुराग गिरधर जी का, जो कि MD आयुर्वेदा हैं और 2023 में इनको धन्वंतरी अवार्ड दिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर अनुराग जी का। डॉक्टर अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे आयुर्वेदा में या आयुर्वेदा के साथ जो हमारे ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ, कुछ बीमारियाँ जो हमें आके घेर लेती हैं ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव में, उसके बारे में। आज का हमारा विषय मैं आपको बता देती हूँ। हमारा विषय है जो घुटनों में दर्द होता है या जिस वजह से हमारे घुटनों में इतनी तकलीफ हो जाती है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक जगह पर रुक गई है और हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज जो हमें दिखाई देता है या सुनाई पड़ता है कि हमें अब घुटने बदलवाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहूँगी कि ये जो घुटनों का दर्द होता है डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या क्या होते हैं? जी देखो, जो घुटना है हमारे शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है, सबसे बड़ा जॉइंट है और ये जो है 3 जॉइंट से मिलकर बना हुआ है और इसके अंदर लगभग 11 तरह के अलग अलग तरह के लिगामेंट्स, मसल्स, कार्टिलेज, ये सब से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जो कि बना हुआ है। और इसके दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। कोई जनरलाइज्ड कारण होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, गाउट हो, उसके कारण घुटने का दर्द हो, जैसे कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, उसके कारण भी जनरलाइज्ड जब प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर भी घुटनों का दर्द होता है। इसके अलावा कुछ लोकलाइज्ड कारण होते हैं, वो भी कम से कम 10 से 11 ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर घुटनों का दर्द होता है, जिसके अंदर जंपर्स नी, रनर्स नी, टेंडनोपैथी, चोट के कारण लिगामेंट टियर, ओस्टियोआर्थराइटिस। इस तरह से ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वैसे तो जनरलाइज्ड रहता है, लेकिन उसके कारण घुटने सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इस तरह अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर घुटनों का दर्द होता है। आज हम जिसकी खास तौर से चर्चा करेंगे वो ओस्टियोआर्थराइटिस नी है, जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं जी ग्रीस खत्म हो गई, या जिसको हम कह देते हैं जी घुटने घिस गए, अब आपको घुटने बदलाने पड़ेंगे। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, हम अगली बातचीत करते हैं कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को ये समस्या होती है कि उनको लगता है हमारे घुटनों में जो ग्रीस है वो खत्म हो गया, जिसको आपने कहा कि हम ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि ये जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है ये क्या होता है और इसके होने के पीछे वजह क्या क्या हो सकती हैं? ओस्टियोआर्थराइटिस नी जो है ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर कुछ लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उनके अंदर जो एज के साथ कार्टिलेज जो होती है घुटनों के बीच में वो घिस जाती है, तो उसके कारण ओस्टियोआर्थराइटिस नी होता है। और इसके कई मेन वजह हैं, जैसे कि प्रॉपर हेल्दी फूड ना खाना, ओल्ड एज के अंदर अगर वज़न ज़्यादा हो, अगर आपको किसी अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बीपी बढ़ जाना, हाइपरटेंशन कहते हैं, या शुगर है, ऐसे के अंदर ओस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। चोट लग जाना, जब कभी चोट लग जाए उसके कारण, या जो लोग अपना ज़बरदस्ती दर्द की पेन किलर्स खा खा के, या जब दर्द हो रहा है और उसकी परवाह ना करते हुए ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो काम करना है, इस तरह अगर अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो उनके अंदर ये ओस्टियोआर्थराइटिस दूसरों के मुकाबले ज़्यादा और जल्दी देखने को मिलता है। जी, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि हमें अगर ओस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत आ जाती है, एज से ये संबंधित है, एक खास उम्र पे जाके ये दिक्कत आती है, तो जिसको ये समस्या आ गई, क्या हर किसी को अपना घुटना बदलवाना पड़ेगा या फिर जैसे कि आप आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, कोई आयुर्वेदा में ऐसा कोई हमारे पास औपचारिक कोई तरीका है जिससे हम इस घुटने बदलवाने वाली जो समस्या है इससे हम बचाव कर सकें अपना? हाँ, ओस्टियोआर्थराइटिस या नी जो है, इसको जब हम आयुर्वेद में ट्रीट करते हैं, इलाज करते हैं, तो पेशेंट को देख के उसका पहले हम आयुर्वेद में उसका क्या डायग्नोसिस बन रहा है वो देखते हैं। आमतौर पे कहते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस को संधिगत वात के साथ हम कोरिलेट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें
पेशेंट की प्रकृति, रोग, उसकी और अलग अलग क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कारण है, उसके अनुसार हम उसका डायग्नोसिस बनाकर और ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी काफ़ी 4 तरह की अलग अलग स्टेजेस बनाई गई हैं, बताई गई हैं मॉडर्न में। इनका एक्सरे, एमआरआई, उससे देख के हम वो स्टेजेस का पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेज है। तो अगर पहली स्टेज, दूसरी स्टेज या तीसरी स्टेज है, तो उनके अंदर हमने तीसरी स्टेज तक के भी पेशेंट को घुटने के ऑपरेशन से बचते हुए हमने देखा है कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ पेशेंट तो फोर्थ स्टेज जो है, चौथी स्टेज है, उसके भी कुछ अगर कोई कहते हैं कि नहीं हमने ऑपरेशन नहीं कराना, तो हम उनका ऐसा लाइफस्टाइल, कुछ ऐसे पंचकर्मा ईज़ी हम बता देते हैं कि वो आराम से उनका जीवन निर्वाहन हो जाता है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, मेरा ख्याल है ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई बचना चाहता है। एक तो उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरा फिर बंदे को लगता है कि मैं कहीं न कहीं डिपेंडेंट हो जाऊँगा अपने पारिवारिक मेंबरों पे। हाँ, एक देखो नेचुरल चीज़ तो नेचुरल है ना। घुटना हमने बदलाया है तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। अगर नेचुरली हम अपने घुटने को बचा के रख सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। और कहा जाता है कि ऑपरेशन इज़ ऑलवेज़ द लास्ट ऑप्शन। अगर हम ऑपरेशन से बच सकते हैं, किसी तरह से कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। जी, नहीं तो जी। फिर अंत में तो फिर ऑपरेशन ये ऑपरेशन के ऑप्शन लास्ट तो हमारे ऑप्शन पास है। है ही, बिल्कुल, लेकिन जी। इसको दर्शकों हमने अपनी लास्ट ऑप्शन पे रखना है, क्योंकि हमें आयुर्वेदा पे पूर्ण यकीन है कि हमारी ये जो समस्या है वो आयुर्वेदा से ठीक हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया। जी, तो डॉक्टर साहब जब हम बात करें इसके बारे में, है ना, जैसे आप बता रहे हो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत होती है, तो अगला जो सवाल मेरे मन में आ रहा है, मेरा ख्याल है कि मेरे दर्शकों के मन में भी आ रहा होगा कि आप आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? और दूसरी जो सबसे ज़रूरी और अहम बात है कि क्या किसी को अगर ये ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में उन्होंने लेना है, तो क्या उनको एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है? जैसे आपने पंचकर्मा की बात की कि हम पंचकर्मा करते हैं, या फिर कोई दवाइयाँ होती हैं जो दवाइयाँ लेके ही बंदा ठीक हो सकता है? देखिए आपने एक बात पूछी कि क्या इसका चिकित्सा हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जी, तो देखिए मेरा जो ख़ास तौर से ट्रीटमेंट करने का तरीका है, सबसे पहले हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री लेके हम पेशेंट का पूरा कारण ढूँढते हैं कि आखिर इसको क्या कारण है जिसके कारण ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नी या संधिगत वात या जो भी हमारा आयुर्वेद में डायग्नोसिस बना है वो हुआ है, तो क्यों हुआ है? तो क्या वो कारण क्या रहे हैं और कौन-कौन से ऐसे ट्रिगिंग फैक्टर है जो उसको ठीक नहीं होने दे रहे और वो प्रॉब्लम आगे बढ़ती जा रही है, जो ये स्टेज आई है। तो सबसे पहले इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं निदान परिवर्जन, उस पे जोर देते हैं। उसके बाद हम ज़रूरत के हिसाब से पंचकर्म और ज़रूरत के हिसाब से मेडिसिन, ये सब करते हैं। कई बार मेरे आधे से ज़्यादा पेशेंट तो बिना दवाई के भी ठीक होते हैं। कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सिर्फ़ दवाई से ही पेशेंट को ठीक करें। और जहाँ तक बात आई है पंचकर्म, केरला के अंदर ये बहुत ज़्यादा फला-फूला है और मैंने भी 1 साल केरल में रह के सब स्टडी करी है। जी। वहाँ पर तो जब पेशेंट आते थे तो हम उनका एडमिट करके ट्रीटमेंट करते थे। एक इलाज सुबह होता था, एक दोपहर को, एक शाम को। पर जब मैं यहाँ बठिंडा में आया तो मैंने देखा कि पेशेंट को एडमिट करने से अच्छा है, अगर पेशेंट अच्छे से मेरी बात समझ रहा है, तो पेशेंट को भी थोड़ा फ्री रखा जाए। पेशेंट को हम पंचकर्मा को बता देते हैं कि किस तरह से आप घर पे कर सकते हो जी, और वो पेशेंट का पंचकर्मा हमने इतना आसान बना दिया कि वो इजीली पेशेंट घर पे अपने बेडरूम में, अपने बेड पर टीवी देखता-देखता खुद भी कर सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से अगर वो कुछ तरह के पंचकर्मा वो अगर घर पे कर ले, तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है और इसके साथ कुछ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ योगा, एक्सरसाइज़ मैंने ग्रुप बनाए हैं, तो और कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरत के हिसाब से हम दवाई भी देते हैं। हाँ, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं, कई बार वो पेशेंट को यहाँ पे बुलाकर किसी एक्सपर्ट की मदद से ही करे जाते हैं, जैसे अग्निकर्म है, विधकर्म है या पेशेंट को कुछ नाड़ी स्वेद ऐसे कुछ पंचकर्मा हैं जो कि पत्थर पोटली, जो कि पेशेंट को हमने बुलाना है तो कई बार हम बुलाते भी हैं। लेकिन जैसे कुछ पेशेंट मेरे कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से चल रहे हैं, तो हम उनको यहाँ से सब वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देते हैं
पेशेंट वहाँ पर भी ये पंचकर्मा करके और कुछ महीने लगते हैं। जितनी पुरानी प्रॉब्लम है उतना ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। हम कोई जादू नहीं कर सकते हैं कि पेशेंट आया और 2 दिन में जादू से उसको ठीक कर दिया। जी तो जितनी पुरानी प्रॉब्लम है उतना टाइम लगता है, पर वो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले स्टेप में रेस्ट, फिर हल्की एक्सरसाइज, फिर उससे स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज और प्लस कुछ पंचकर्मा है वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ये वाले पंचकर्मा का ग्रुप है, फिर उसके बाद आपने ये करना है। हम प्रॉपर पेशेंट को गाइड करके और आगे आगे बताते जाते हैं और पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और पेशेंट बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देकर और ठीक भी होते हैं और बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं। जी, तो इसका मतलब है कि दर्शकों, जो लोग घर से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हम नंबर आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। क्योंकि मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, अगर घर पे करने वाली बात जब आ जाती है ना, तो कई बार ये होता है कि जिस बंदे के घुटने काम नहीं कर रहे, वो एक तरह से डिपेंडेंट है। तो मेरा ख्याल ये अच्छी आपकी तरफ से पहल की जा रही है कि भाई आप उनको घर पे, क्योंकि जब वो चलने लायक हो जाएगा तब वो फिर आपको विजिट कर लेगा और यहाँ पे आके जो बाकी का ट्रीटमेंट है अपना वो अच्छे से ले पाएगा। जी दर्शकों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग जी से और डॉक्टर अनुराग जी हमें ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बता रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, अगली जो बात मेरे मन में आ रही है वो ये है कि ये जो इलाज है जो ओस्टियोआर्थराइटिस का आयुर्वेदा में, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? और मेरा ख्याल है जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में भी आ रहा होगा कि अगर मैं आज ये दवाई या ये जो ट्रीटमेंट है जो बिना दवाई भी आपने बताया कि मैं शुरू करूं, तो कब तक मुझे इसका जो ट्रीटमेंट है वो लेना पड़ेगा ताकि मैं पूर्ण रूप से ठीक हो जाऊं? देखिए, मेरे को पिछले 10 से 15 साल हो गए हैं लगभग ये ट्रीटमेंट करते, और अभी तक मुझे इस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला। क्योंकि साइड इफ़ेक्ट आमतौर पे तब होता है जब हम कोई दवाई खाएं और उसका शरीर में जाके किसी तरह की कोई एलर्जी हो। हम तो बहुत ही मिनिमम और ज़रूरत के हिसाब से मेडिसिन देते हैं और कोशिश ये रहती है कि जो सबसे सेफ़ और सबसे अच्छी कंपनी है उसकी और कम से कम ज़रूरत के हिसाब से दवाई दें। और पंचकर्मा क्योंकि बाहर लोकल ही कर रहे हैं, वैसे पंचकर्मा अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। उसके अंदर वमन, विरेचन, वस्ती इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं जो कि पेशेंट को एडमिट करके ही करे जाते हैं। लेकिन हम जो पंचकर्मा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसका हमारे को रिज़ल्ट मिला है, वो ट्रीटमेंट सुपरफिशियल यानी कि घुटने के ऊपर टांग पे करने वाले हैं। आम तौर पे हज़ारों में से कोई एक आधा केस ऐसा रहता है जिनको अगर स्किन कईयों की बहुत सेंसिटिव होती है तो कुछ रेडनेस या कुछ ईचिंग हो जाए और तो उसका हम कुछ मेडिसिन ऑयल चेंज कर देते हैं। इसके अलावा अभी तक किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला है इसके हमारे को। बहुत ही सेफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और रिज़ल्ट जो पेशेंट अच्छे से हमारे हिसाब से जब चलता है तो उसको रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। जी। दूसरा क्वेश्चन आपने कहा कि ये इलाज, ये दवाई कब तक चलती है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, जितनी प्रॉब्लम पुरानी रहती है उतना रिज़ल्ट मिलने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह से शरीर अपने आप टाइम के साथ घुटना ख़राब हुआ है, हम सिर्फ उसको सपोर्ट करें और रिज़ल्ट तो शरीर ने अपने आप ठीक करना है। अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो शरीर या हमारा जो घुटना है अपने आप को रिकवर करता है। हमने तो सिर्फ उसको सपोर्ट देनी है। तो इसका रिज़ल्ट हमारे को तीसरे से 5वें दिन ही निकलना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग है, सूजन जिसे कहते हैं, स्टिफनेस है जिसको जकड़न कहते हैं, तीसरे से। और बैठे बैठे कोई पेशेंट कहते हैं जी बैठे बैठे रात को सोते सोते भी दर्द होते हैं जी। बिना किसी खाने वाली दवाई के तीसरे से 5वें दिन तक इन सब चीज़ों में रिज़ल्ट मिल जाता है। हाँ, बैठ के खड़े होने पे जो दर्द है या पौड़ी चढ़ने पे जो दर्द है उसको 2 से 3 महीने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तब ठीक होगा जब मांसपेशियों में, मसल्स में ताकत आ जाएगी, और वो आनी है एक्सरसाइज से। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है और लगभग 3 से 4 महीने के अंदर हम अपने सारे पंचकर्मा को बंद कर देते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं जिसको हम कहते हैं भी अपना ख्याल रखना है, जैसे कुछ ऑयल की एप्लीकेशन है, जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ों से भी पेशेंट अपनी बढ़िया लाइफ गुजार लेता है,
चल लेता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। जी, बिल्कुल, क्योंकि फिर उसको हम कह सकते हैं कि भई कम से कम वो जो घुटने बदलवाने वाला जो हाँ, जोखिम भरा प्रोसेस जो लगता था, इतना जी, पेनफुल, इतना दर्द जी, वाला, है ना? तो उससे बचाव हो बिल्कुल, जाएगा। जी। जी। जी, डॉक्टर साहब ये तो हो गई बातें कि भई अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो आयुर्वेदा के ज़रिए हम अपना उपचार करवा सकते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल रहता है ना वो उन लोगों के लिए भी होता है कि जो ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि जब कभी हम उस उम्र तक पहुँचेंगे, हमें ना हो जाए, है ना? तो आज हम क्या करें कि भई हमें ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये बीमारी हो ही ना? तो इसके बारे में आप हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास, तो सबसे पहले हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेकर, सबसे पहले वो कारण ही ढूँढते हैं कि आखिर उसको ये प्रॉब्लम हुई, तो क्यों हुई? जी। तो उनमें से जो हमें बहुत कॉमन कारण मिले हैं, वो सबसे बड़ा कारण है आज, और सबसे बड़ी बात देखने में आई है कि ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है और उनमें ज़्यादा होता है जो अपना ख़्याल ना रखकर बाकी सबका ख़्याल रखते हैं। जी। मैंने गाँव के कुछ ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो कहते हैं जी आज तो मैंने कपड़े धोने हैं, बहुत काम रहेगा, मेरे को पहले ही एक दर्द की गोली दे दो। जी। और इस तरह दर्द की गोली खा के और आप ज़बरदस्ती अपने घुटनों से काम लेंगे, तो वो आगे जाके और ख़राब होंगे ही होंगे। उसको कौन बचा सकता है फिर? जो दर्द है ना, वो हमारा दुश्मन नहीं है कि पेन किलर खा के उसको हम किल कर दें। वो एक सिग्नल है जो हमारे दिमाग में जा रहा है और वो बता रहा है कि देखो घुटने में कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसका थोड़ा ख्याल रखो। और अगर हम ख्याल रखते हैं तो जब वो जख्म अपने आप शरीर भर लेता है तो दर्द अपने आप गायब हो जाता है। पेन किलर जो हैं ये इमरजेंसी मेडिसिन है। जब इतना दर्द हो रहा है कि आपको सहन नहीं हो रहा, जी। नींद नहीं आ रही, तब वो ली जाएं तो उसका फ़ायदा है। लोग इसका मिसयूज़ करते हैं और उस मिसयूज़ के कारण उनकी तकलीफ़ अंदर-अंदर बढ़ती जाती है। या फिर वो जो है ज़बरदस्ती दर्द सहकर काम पे लगे रहते हैं कि नहीं दर्द हो रहा है तो हो रहा है, मेरे लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है, जी। शरीर ज़रूरी नहीं है। जब ये टेंडेंसी रहती है तो भी इस तरह की समस्या आगे आती है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है, जब कभी किसी के घुटनों में दर्द होता है, वो आस-पास किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ से कुछ पुड़िया खा लेते हैं और उन पुड़िया के अंदर देसी दवाई के नाम पर बहुत आजकल गलत हो रहा है। आयुर्वेदिक और देसी दवाई के नाम पर लोग एलोपैथिक दवाइयाँ पीस-पीस के बीच में डाल रहे हैं और पेशेंट देसी दवाई के नाम पर उनको खा रहे हैं और ये नहीं पता कि वो उसके अंदर एक इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स खा कर अपने घुटने, अपना पूरा शरीर ख़राब कर लेते हैं। तो इसीलिए ये एडवाइस भी मेरी आप सब के लिए रहेगी कि अगर आपने कभी आयुर्वेदिक दवाई लेनी है, तो किसी अच्छे पढ़े-लिखे डिग्री होल्डर आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही लीजिएगा। अदरवाइज़ नहीं तो आयुर्वेद के नाम पर आजकल बहुत कुछ ऐसा भी मार्केट में व्यापार चल रहा है, जिसका आगे जाकर पेशेंट को नुकसान होता है। ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार वो स्टेरॉइड्स भी बीच में मिक्स कर देते हैं और स्टेरॉइड्स के ज़्यादा यूज़ के कारण भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है और उसके कारण भी ये दिक्कत आती है। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचे रह सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आजकल सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं, हम लोग एक्सरसाइज़ और व्यायाम इनसे दूर होते जा रहे हैं और ये लैक ऑफ एक्सरसाइज़ जो है, इसके कारण भी हमारी जॉइंट्स, मसल्स और हमारे बोन्स ये सब में कमज़ोरी आना एक स्वाभाविक है और इसके कारण जो है हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस और घुटनों के दर्द एज के साथ बढ़ते जाते हैं। तो आपको मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जितना भी हो सके फिज़िकली एक्टिव रहिए, अपने घुटनों को, अपने शरीर को व्यायाम करके स्ट्रॉन्ग बनाइए और ख़ास तौर पे जब आप 40s 50s में आ रहे हैं, जितना आप व्यायाम करेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपके 60s और 70s के अंदर आपके घुटने, आपका शरीर आपका अच्छे से साथ देंगे। लेकिन व्यायाम की एक डेफिनेशन ये बताई गई है, एक्सरसाइज की ये डेफिनेशन बताई गई है कि व्यायाम हमें अपनी अर्ध शक्तियाँ यानी कि अपनी जो पावर है उसकी हाफ पावर तक यूज़ करना चाहिए। अगर व्यायाम के नाम पर हम जिम में जाके ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और
एक्सरसाइज के साथ साथ हम कुछ प्रोटीन डाइट और कुछ आर्टिफिशियल डाइट्स खाते हैं, तो वो भी आगे जाके हमारे लीवर, किडनी और मसल्स को ख़राब करके नुकसान करते हैं। तो एक्सरसाइज करिए, लेकिन संयमित और समय पे, और अपनी मात्रा के अनुसार करिए, तभी उसका आपको आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। जी दर्शकों, हमारे साथ अभी जुड़े थे डॉक्टर अनुराग गिरधर जी, जो कि एमडी आयुर्वेदा हैं, और इन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छी जानकारी साझी की, जो कि हमें आमतौर पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि घुटनों से संबंधित ओस्टियोआर्थराइटिस हमारा आज का विषय था। सो फिर मिलेंगे कभी और दिन किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप सब लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें।